हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और एजम्पशंस। अकाउंटिंग एजम्पशंस आर द suppositions or premises on which the entire practice of accounting has been based to make the process of accounting more meaningful। देखिए, अगर हमने अकाउंटिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बनाना है ना, तो उसके लिए जो बेस है वो क्या है? अकाउंटिंग एजम्पशंस है। ठीक है, इसी पे ही ये हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस टिकी हुई है। ओके, सो द बेसिक accounting assumptions offer a foundation to the accounting process for recording and reporting various transactions. Every business entity is presumed to follow fundamental accounting assumptions or concept. So the three basic accounting assumptions are going concern। देखिए, ये important है, ये बात यहाँ पे जो बताई गई है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि तीन बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्चुअल एक्चुअल एजम्पशन, है ना। ये रिकॉग्नाइज की गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के थ्रू, है ना, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। और यहाँ पे इसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से ये पार्ट शुरू हो जाता है कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या है। देखिए, एज पर दिस एजम्पशन, इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग द बिजनेस विल बी एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग एंड इनडिफाइनाइट पीरियड। देखिए, जो बिजनेस एग्जिस्ट करेगा वो लंबे टाइम के लिए करेगा और उस पीरियड को डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी पर्सन जो बिजनेस करता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और वो पीरियड डिफाइन नहीं होता है ना। एंड द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, और जो ट्रांजेक्शन होगी वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी कि बिजनेस जो है वो इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए एग्जिस्ट करेगा। सो देयर इज नाइदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी टू वाइंड अप द बिजनेस इन द foreseeable foreseeable future unless existing evidence suggest otherwise। देखिए, देयर इज नाइदर द इंटेंशन और नॉर द नेसेसिटी। देखिए, ना हम तो कोई ना किसी भी बिजनेसमैन की जो है वो ये ना तो कोई ज़रूरत होगी ना कोई इंटेंशन होगी कि वो नियर फ्यूचर में बिजनेस को बंद कर दे। ठीक है, जब तक कि उसके पास अनलेस एग्जिस्टेंस एविडेंस सुजेस्ट अदरवाइज। So as this assumption believes in the continuity of business ओवर इनडिफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, तो इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग हम ये मतलब बिलीव कर सकते हैं कि जो बिजनेस होगा वो कॉन्टिन्यूटी में किया जाएगा और इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इस प्रिंसिपल को हम या इस एजम्पशन को हम कॉन्टिन्यूटी एजम्पशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि बिजनेस लंबे टाइम के लिए किया जाएगा। The going concern assumption especially facilitates the recording of transaction in the following manner। तो इसके थ्रू हमको जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना आसान हो जाता है ना। उसके रिगार्डिंग इसने यहाँ पे कुछ बातें बताई हैं। देखिए कैसे: डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? एन एक्सपेंडिचर मेड बाय द बिजनेस विच विल प्रोवाइड बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका फायदा हमको लंबे टाइम के लिए होगा। ओके, दैट इज मोर देन 1 ईयर, जो कि 1 साल से ज्यादा का है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंस मेड बाय बिजनेस विच विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, है ना, जिसका ड्यूरेशन 1 साल या 1 साल से कम का होगा। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका फायदा बिजनेस को बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 1 साल के लिए या 1 साल से कम। सो इट इज बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इट इज बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट दैट इज इट इज नेसेसरी टू मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स, आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, है ना, कि कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है वो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस जो है वो क्लियर किया गया है। तो वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ
assets at original cost and depreciation charged systematically, कि एसेट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना और डेप्रिसिएशन को सिस्टमेटिकली चार्ज करना। सो ड्यू टू एजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न, है ना, इस एजम्पशन के कारण एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे एंड डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज, है ना, कीपिंग दिस वैल्यू इन माइंड ऑन अ लॉजिकल रीजनेबल basis without taking into consideration the market value of the asset। ठीक है, तो मतलब उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे जो है एसेट को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके ऊपर जो है वो क्या किया जाएगा, डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाएगा। ठीक है, मार्केट वैल्यू को ध्यान में मतलब मार्केट वैल्यू को हम जो है इसमें कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, मार्केट वैल्यू को, है ना, कैलकुलेशन करती बार हम नहीं लेंगे। ओके, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। सो टेकिंग सिंपल एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है कि हमने एक एसेट परचेज की है 1 अप्रैल को 2017 को 20,000 की, जिसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल की, उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स, ठीक है, 5th ईयर में। और डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल हम चार्ज करेंगे 4000 ना, जब हम 20,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4000 आएगा, तो हर साल जो है 4000 की डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी। इफ ड्यूरिंग द 2017-18 द मार्केट वैल्यू ऑफ जो है इस एसेट की मार्केट वैल्यू अगर बढ़ जाती है 22,000 हो जाती है ना, वाइल और 2018-19 में जो है फॉल हो जाती है 18,000 हो जाती है, तो ये जो राइज और फॉल हो रहा है मार्केट वैल्यू में, है ना, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा किस पे, जो भी एसेट हमने रिकॉर्ड की होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब मार्केट वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है ओरिजिनल कॉस्ट पे और डेप्रिसिएशन उस पे लगाई जाती है। ऐसा किसकी वजह से है, ऐसा है ये जो गोइंग कंसर्न एजम्पशन है इसकी वजह से। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एमसीक्यूज भी आपको आ सकते हैं पेपर में। ओके, इसलिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर की। नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड, फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड एंड रिफ्लेक्टेड एट देयर करंट मार्केट वैल्यू, है ना, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये मैंने आपको बता दिया ऊपर भी कि बैलेंस शीट में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी हम एसेट रिकॉर्ड करेंगे वो करंट मार्केट वैल्यू पे नहीं होगा, बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाई जाएगी। अभी मैंने आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दी। ओके, ड्यू टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट या assumption, due to going concern assumption, it is supposed that the fixed assets shall remain in use for the business and will not be sold in near future। ठीक है, क्योंकि बिजनेस जो हम करेंगे वो लंबे टाइम के लिए करेंगे, है ना, तो इस एजम्पशन के कारण, है ना, ये हम मान लेंगे कि जो फिक्स्ड एसेट है वो बिजनेस में यूज के लिए हम रखेंगे, है ना, उसको हम नियर फ्यूचर में नहीं बेचेंगे। तो ठीक है, ये सारी बातें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। ये किसकी वजह से है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन की वजह से। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद एक्सटर्नल पार्टीज, अदर पार्ट other parties entered into long term contracts with the business for various purposes such as for disbursing of loans, purchase and sale of goods, etc. Such long-term agreements are only entered into since it is believed that the business shall continue for perpetuity in the future। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अदर पार्टीज जो बिजनेस में एंटर होती है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए, है ना, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंटर होती है और उनके बहुत से वेरियस पर्पसेस हैं, जैसे कि लोन्स को डिस्पर्स फॉर वेरियस पर्पस सच एज फॉर डिसबर्सिंग लोन्स, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एटसेट्रा। इसके लिए जो है एक दूसरी पार्टी जो है बिजनेस में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंटर होती है बिजनेस के साथ। ठीक, सच लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स आर ओनली एंटर्ड इनटू सिंस इट इज बिलीव्ड दैट बिजनेस। देखिए ये जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में कोई भी और पार्टी तभी एंटर होगी जब उनको ये विश्वास होगा कि ये जो बिजनेस है
ये जो है वो कंटिन्यू फ्यूचर में चलता रहेगा और लंबे टाइम के लिए बिजनेस चलेगा, ठीक है। तभी कोई एक्सटर्नल पार्टी जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है बिजनेस के साथ। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस एज एसेट। सो देखिए, जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होता है, मतलब जो एक्सपेंस हमने एडवांस में पे कर दिया है नेक्स्ट ईयर का, करंट ईयर में, वो प्रीपेड माना जाता है। उसको हम एज अ एसेट जो है रिकॉर्ड करते हैं। तो सिंस द बिजनेस इज एज्यूम टू कंटिन्यू इन फ्यूचर, देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि फ्यूचर में बिजनेस को कंटिन्यू किया जाएगा, है ना। तो इसी की वजह से और जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी होंगे, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा एज अ एसेट इन द बैलेंस शीट, ठीक है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को एज अ एसेट हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जो बिजनेस होता है वो लंबे टाइम के लिए किया जाएगा, है ना, इसलिए। तो ये सब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के कारण हो रहा है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। It is because of the going concern assumption that assets are classified into current assets and fixed assets, while liabilities are classified as short term and long term. देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कि जो हमारा गोइंग कंसर्न एजम्पशन है उसके कारण एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू करंट एसेट, एसेट्स को करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट में क्लासिफाई किया गया है, और जबकि लाइबिलिटीज को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई किया गया है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा गोइंग कंसर्न एजम्पशन के वजह से है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, है ना, जो मैंने आपको क्लियर कर दी बिल्कुल, है ना। ये एजम्पशंस जितनी भी है बहुत ही ज़रूरी है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके नेक्स्ट एजम्पशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी, है ना, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जो स्थिर होती है ना, जो बदलती नहीं है। देखिए, एजम्पशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, इसका मतलब क्या है, रेफर्स टू द स्टेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स, कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस एंड कन्वेंशंस बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड अप्लाइड कॉन्स्टेंटली, ठीक है। कॉन्स्टेंटली उनको अप्लाइड करना है हमने, जो भी हमारे अकाउंटिंग रूल्स है, कंसेप्ट है, प्रिंसिपल्स है ना, that is from one year to another year. There should be there should not be any change, मतलब जो हमने पहली साल रूल अप्लाई किए होंगे, है ना, आने वाले सालों में भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ये हमको बताता है assumption of consistency. If consistency is there, अगर रूल्स में consistency है ना, the result and performance of one period can be compared easily and meaningfully with the other period. तो हम एक पीरियड की जो भी हमारी परफॉर्मेंस होगी उसको हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरे पीरियड की परफॉर्मेंस से, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स पर्सनल बायस, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स पर्सनल बायस एज द persons involved have to follow the consistent rules, principles, concepts and convention. It should be noted that accounting practice may be changed if the law or accounting standards require the change or change is indispensable and adds to improved and modern techniques of accounting। देखिए, अगर इस बात की जरूरत पड़ जाती है ना, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, इट शुड बी नोटेड दैट, कि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस, जो भी अकाउंटिंग रूल्स है उसमें चेंज करना जरूरी हो जाता है लॉ के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना, कि चेंज करना जो है वो जरूरी है, तो हमको चेंज जो है वो करना पड़ सकता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ऐसा बोला गया है कंसिस्टेंसी एजम्पशन के अकॉर्डिंग कि जो भी हमने एक साल में रूल अप्लाई किए हैं उनको चेंज नहीं करना है, पर अगर नीड होगी तो चेंज करना पड़ेगा। हाउएवर प्रॉपर डिस्क्लोजर for such a deviation from convention being followed must be made along with the impact of such deviations on the profit and loss of the concern. The consistency concept becomes especially important due to the, देखिए ये जो प्रिंसिपल है ये जरूरी क्यों है, ये जो कंसेप्ट है, ये जो एजम्पशन है, कंसिस्टेंसी एजम्पशन, ये जरूरी क्यों है। पहला है
टू फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस बिटवीन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ सेम फर्म। अगर किसी सेम फर्म की डिफरेंट पीरियड की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करना हो, है ना, उसको आसान बनाना हो उसके लिए, है ना, और बिटवीन टू या कोई अलग अलग फर्म है ना, या दो से ज्यादा फर्म है जो बिलोंग करती है सेम इंडस्ट्री से, है ना, और बिटवीन टू और मोर फर्म्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट इंडस्ट्री। ठीक है, अगर हमने कंपैरिजन करना है उनकी परफॉर्मेंस का तो। दूसरा, टू एलिमिनेट एनी पर्सनल बायस, किसी पर्सनल बायस को एलिमिनेट करने के लिए, है ना, affecting rules of accounting of recording and reporting to support a particular choice of accounting practice when two or more methods or alternative accounting practice are available। ठीक है, मतलब हमारे पास दो या दो से ज्यादा तरीके हैं किसी भी काम को करने के, है ना, तो अगर हमने चॉइस करनी है तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है ना। ओके, the following are few examples of the areas in which different accounting policies may be adopted by different policy। देखिए यहाँ पे बताया गया है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसमें which different accounting policies may be adopted by, भाई अलग अलग अकाउंटिंग मेथड्स को अप्लाई किया जाता है अलग अलग एंटरप्राइजेस के थ्रू। देखिए जैसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये आसान है ये वाला प्रिंसिपल भी, है ना। कंसिस्टेंसी एजम्पशन क्या है ये मैंने आपको बता दिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड एजम्पशन, एक्चुअल एजम्पशन। अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन the revenue is recognized on its realization and not on its actual receipt। देखिए जो रेवेन्यू है उसको रिकॉग्नाइज्ड कब किया जाएगा, जब वो रियलाइज्ड हो जाएगी, है ना, नॉट ऑन इट्स एक्चुअल रिसिप्ट, उसकी एक्चुअल रिसिप्ट पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। जब वो रियलाइज्ड मानी जाएगी तो उसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि ये मेरी रेवेन्यू है। ठीक है, सिमिलरली द कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर इनकर्ड। ठीक है, जब जो है वो कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कब किया जाएगा, जब उसको इनकर्ड किया जाएगा। तो नॉट व्हेन द पेमेंट इज मेड, ऐसा नहीं है कि हमने पेमेंट की, जब हमने पेमेंट की तो ही वो मेरी कॉस्ट मानी जाएगी। ओके, तो ये दिस एजम्पशन मेक इट नेसेसरी टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट्स in the preparation of income statement regarding the revenue and cost। In actual assumption, revenue is recorded when sales are made or services are rendered। ठीक है, देखिए रेवेन्यू को रिकॉर्ड तब किया जाएगा जब सेल जो है हम कर देंगे या सर्विसेज रेंडर्ड हो जाएगी। इट इज इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड। देखिए इमटेरियल का मतलब है कि अगर हमको कैश रिसीव होता है या नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हुई। ठीक है, अगर ऑन क्रेडिट भी अगर सेल की जाती है तो उस सेल को रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना। सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जाती है और पेमेंट अगर आपको 6 महीने बाद होती है तो देखिए हमारी रेवेन्यू तभी मानी जाएगी जब हमने सर्विसेज को रेंडर्ड कर दिया, है ना। इट इज इमटेरियल वेदर द कैश इज रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, चाहे कैश रिसीव हो रहा हो या नहीं हो रहा। एक बार अगर हमने शॉप से कोई भी सामान सेल कर दिया तो वो रेवेन्यू मानी जाएगी, सेल मानी जाएगी। ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग पीरियड आर रिकॉर्डेड वेदर एक्चुअल कैश हैज बीन पेड और रिसीव्ड और नॉट। देखिए कोई भी आपका एक्सपेंसेस है जो कि अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, कोई भी आपकी इनकम है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे चाहे हमने एक्चुअल में कैश पे किया हो या रिसीव किया हो या ना किया हो। ठीक है, मतलब ऑन क्रेडिट बेसिस पे भी जो है वो एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाएगा। ये आपका अकाउंटिंग एक्चुअल एजम्पशन बताता है हमको। सो इट इज नेसेसरी टू अडॉप्ट and follow this assumption to ascertain the true amount of profit or loss for the accounting period। ठीक है, it is necessary to adopt and follow this assumption। तो इस assumption को follow करना, adopt करना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हमने ट्रू प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना है तो।
तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी अकाउंटिंग की एजम्पशंस, है ना। और इस एक्चुअल एजम्पशन के अकॉर्डिंग जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, है ना, या हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होगा, या हमारी कोई आउटस्टैंडिंग इनकम होगी, या हमारी प्रीपेड जो हमने रिसीव की होगी एडवांस में इनकम, उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ये सारी बातें मैं आपको आगे जो है समझाऊंगा किस तरीके से करेंगे। फिलहाल जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि ऑन क्रेडिट भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट लेक्चर करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।